दिल्ली में जो टॉप 3 नेता हैं इनके, एक कह लीजिए अरविंद केजरीवाल, एक मनीष सिसोदिया और एक अतीशी कह लें, ये तीनों ही आज हार की कगार पे खड़े हैं। स्थिति ये हो गई है। और अब तो मैं सुन रहा हूँ कि पंजाब और दिल्ली का जो आम आदमी पार्टी का विंग है, इन दोनों में भी कुछ खटपट हो रही है। जब जब अरविंद केजरीवाल कमजोर होते हैं, तब तब भगवंत मान के शरीर के भीतर एक खास किस्म के हार्मोन्स उछाल मारने लगते हैं। सच पूछा जाए तो इस वक्त सबसे कमजोर स्थिति में, आम आदमी पार्टी में सबसे कमजोर स्थिति खुद केजरीवाल की है। और केजरीवाल की सबसे बड़ी समस्या उसको ये लग रही है कि कहीं उसके साथ उसकी पार्टी वाले ही, यही संजय सिंह और मनीष सिसोदिया ही भितरघात न कर दे, आतिशी मार लेना। तो मनीष सिसोदिया को तो वो हरवा देगा, आतिशी को भी हरवा देगा। नहीं, तो ये मनीष सिसोदिया और आतिशी मिलके इसको हरवा देंगे। वो दोनों भी इंतजार में जो दिल्ली में जो चर्चा चल रही है ना कि ये तीनों चुनाव हार सकते हैं, इट इज वेरी रियलिस्टिक। और इनको ये आपस में एक दूसरे को हरवा देंगे, भाजपा को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। आज करेंगे देश की चर्चा। देश की चर्चा शुरू करेंगे मिल्कीपुर से। हमारे साथ हैं बाबा रामदास जी और अनुपम सिंह जी, और मैं सीधे चलता हूं बाबा रामदास जी के पास। बस आपको ये याद दिलाते हुए कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और हमारे मर्चेंडाइज स्टोर को विजिट कर लें। जी बाबा जी, आज तो बाबा मिल्कीपुर में थे और तो भाई समाजवादियों के बहुत से गुण गिनाए आपने। क्या ग्राउंड रिपोर्ट क्या है? तो बाबा मिल्कीपुर को लेके तो शुरू से ही बड़े एग्रेसिव रहे हैं। और सर, मिल्कीपुर को लेके समाजवादी पार्टी ने गलती कर दी थी। मतलब जिस तरीके से उन्होंने वो जो वहां का जो सांसद बना था विधायक अवधेश प्रसाद, उसको जिस तरीके से प्रेजेंट किया, और ना वो अयोध्या के राजा तो अवधेश प्रसाद हो गए, और द वे ही वाज, मतलब मैं कहूंगा मुंह चिढ़ाना, टीज कर रहे थे ये हिंदू समाज को। उसका एक तो समाज ने बहुत बुरा माना है। अच्छा, इससे एक बात और समझ में आती है कि अखिलेश कितने अपरिपक्व नेता हैं। कि भाई चुनाव आप जीत गए हैं, बहुत अच्छी बात है, तो यू शुड बी हम्बल। आपको और ज्यादा विनम्र हो जाना चाहिए। और जो आपने विजय हासिल की है या जो थोड़ी सी बढ़त मिली है आपको, उसको और कंसोलिडेट करो। उन्होंने जो है जिस प्रकार की उल्टी सीधी बयानबाजी की, और जो उनकी पोस्चरिंग थी, और जिस तरीके से अवधेश को लेके साथ घूमना, मतलब ही वाज ट्रीटिंग अवधेश प्रसाद लाइक ए ट्रॉफी। मैं ये पहले भी आपके चैनल पे ये बात बोल चुका। तो बाबा ने तो तभी सोच लिया पार्लियामेंट था, में भी, लोकसभा में भी उसको अपने बगल में बैठाना, हाँ बगल, नहीं उसकी सीट पीछे कर दी गई थी, तो उसको लेके इशू बना देना कि नहीं अवधेश प्रसाद तो मेरे साथ आगे ही बैठेगा। अच्छा, दूसरी चीज है सर कि जो ये डिबैकल हुआ था लोकसभा वाला, इसको लेके बाबा की लीडरशिप पे भी तो प्रश्न चिन्ह खड़े हुए थे ना। भाई आपके शासन में, आपकी लीडरशिप में हम 40 से ज्यादा सीटें हार गए अगर, तो उसका हिसाब किताब भी तो आपको ही देना है, बाबा को ही देना। तो बाबा उसका हिसाब किताब दे रहे हैं, अपने कील कांटे दुरुस्त कर रहे हैं, संगठन में दुरुस्त कर रहे हैं, अपनी सरकार में दुरुस्त कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी तरफ ये देख लीजिए कि बाबा अब ड्राइविंग सीट पे है। मुझे जो दिखाई दे रहा है कि भाजपा में बाबा ड्राइविंग सीट पे दिखाई दे रहे हैं। और मुझे कई बार लगता है कि हो सकता है इसको लेके बीजेपी हाईकमान थोड़ी असहज भी होती होगी, क्योंकि एक जूनियर
लीडर का कद इतनी तेजी से बढ़ना पब्लिक में, जिसकी शायद आशा भी नहीं थी। खुद हाईकमांड, हमारी जो बीजेपी की हाईकमांड है, शायद वो भी अचंभित होगी बाबा की बढ़ती हुई लोकप्रियता को देख के। खैर, अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि एक संगठन में इतनी काबिलियत है, इतने उसका, देखिए ये तो मैं भाजपा संगठन की एक बहुत बड़ी मैं एक योग्यता मानता हूं कि वो एक से एक नए शानदार, एक से एक नए नए लीडर पैदा करती है। बाकी सभी पार्टियों में सबसे बड़ी समस्या है कि हु नेक्स्ट, अब आगे कौन। यहां समस्या है कि इतने लोग हैं सेकंड लाइन में कि किसको आगे लाया जाए। ये प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी वाली जो समस्या है बीजेपी में। खैर, तब मिल्कीपुर पे वापस आता हूं मैं। तो मिल्कीपुर में आज जो बाबा दहाड़े हैं, और सर आज उन्होंने मोहित खान का जो मुद्दा उठाया है। अच्छा सर, बाबा में एक और बड़ी खासियत है, बाबा की जो ओरेटरी है, और बाबा जो पंच लाइन्स निकाल के लाते हैं अपने भाषणों में, चुनावी भाषणों में, और जिस तरीके से वो पंच लाइन्स पूरे देश में मुद्दा बन जाती हैं, पूरे देश में उनकी चर्चा होती है। अब उन्होंने मोहित खान आज जो नारा दिया है कि दिखा सपाई बिटिया घबराई, सर ये पुराना है वैसे, नया नहीं है। मतलब बाबा की जो सर जो पंचलाइंस है ना, अभी लोग जो है, जैसे वो बॉक्सिंग में क्या होता है सर कि एक मुक्का, अगर एक पंच अगर थोड़ा सेंसिटिव जगह पे लग जाए तो जो बॉक्सर है ना, उसका डिफेंस कमजोर हो जाता है, क्योंकि वो अब डिफेंस करने की पोजीशन में, वो पूरा हिल गया अंदर तक। उसी मौके को भाप के जो ऑफेंसिव बॉक्सर होता है ना, वो 4-6 पंच और दे देता है, तो बस वहीं पे फिर कोलैप्स हो जाता है। तो वो बाबा का जो पहला पंच था, बटोगे तो कटोगे, अभी उससे ही विपक्ष उभर नहीं पाया था। तब तक जो है उस पे मोदी जी ने धर दिया, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। अब इन्होंने धर दिया कि दिखा सपाई बिटिया घबराई। ये पुराना है वैसे, नया नहीं है, पहले भी बोले थे। अच्छा पहले पर बोले आज ज्यादा चल रहा है। तो सर ये लेटेस्ट मिल्कीपुर की पोजीशन है, और मिल्कीपुर तो बाबा के लिए तो इट इज मतलब ये तो इज्जत की बात है ना, जीवन मरण का प्रश्न है मिल्कीपुर में, और मिल्कीपुर जीत रहे हैं वो उसमें। ऐसे जीतने की अब सिर्फ मार्जिन वाली बात है वहां पे कि मार्जिन कितना होता है। अच्छा, मेरे एक दोस्त हैं, वो मिल्कीपुर में रिपोर्टिंग कर रहे थे आज उनसे मेरी बात हुई, तो वो कह रहे हैं जी मिल्कीपुर में या इस पूरे क्षेत्र में थोड़ा पश्चाताप का भाव है उनके मन में। लोकसभा में फैजाबाद को हरा देने का पश्चाताप का भाव है लोगों के मन में। अच्छा, ये सेम भाव मैंने हरियाणा में भी देखा था। हरियाणा में जब 5 सीटें भाजपा हार गई थी, उससे क्या होता है कि वो जितनी एंटी इनकम्बेंसी होती है ना, वो धुल जाती है, और लोग तुरंत जो है वो अपनी गलती सुधारने के मोड में आ जाते हैं। यही सेम चीज आपको ध्यान होगा, आपने एमपी और राजस्थान के विधानसभा चुनाव में भी आपको याद होगा कि एक बार जब उन्होंने विधानसभा में बीजेपी को हरवा दिया, पर लोकसभा में तुरंत वो गलती सुधारी। पिछली बार जी, तो सर ये मिल्कीपुर में जो है वो गलती सुधारने जा रही है इस बार जनता। और मिल्कीपुर सर इट्स अ केक वॉक फॉर नाउ, इट्स अ केक वॉक। और वहां मोहित खान का मुद्दा, और आज तो उन्होंने माफिया को भी इन्वोक कर दिया कि भाई माफिया और मोहित,
के मुरीद, ये सपाई। हाँ वो तो है ही। जी चलते हैं अनुपम जी के पास। अनुपम जी, दिल्ली में जी भी जी बुलडोजर चल रहा है। हाँ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कल से ही दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और अभी जो मैं स्थिति देख पा रहा हूँ, उस हिसाब से अगर मैं ये कहूँ कि योगी आदित्यनाथ की जो राजनीतिक पारी है, बतौर उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री, उनकी राजनीति का जब भी अध्ययन किया जाएगा, तो उसमें 2 पार्ट जो बनेंगे, उसमें एक बनेगा महाकुंभ से पहले वाले योगी और दूसरे बनेंगे कि महाकुंभ 2025 के बाद वाले योगी। क्योंकि महाकुंभ का जो आयोजन है या फिर जो प्रबंधन है, जिस तरीके से उन्होंने पूरा किया है, तो उसे कह लें कि ये योगी आदित्यनाथ के लिए एक तरीके से बूस्टर डोज होने जा रहा है। मतलब कह लें कि महाकुंभ एक ऐसा मतलब रॉकेट है जिस पे वो सवार होके कहाँ वो रॉकेट छूट के और कहाँ रुकेगा, इसमें आप समझ लीजिए कि कोई वो नहीं है। जैसे उन्होंने यहाँ पर आके और अरविंद केजरीवाल को कहा कि आप जो हैं वो कैबिनेट के साथ यहाँ पे डुबकी लगा लीजिए यमुना में और दिखा दीजिए। और मैंने तो अपनी पूरी कैबिनेट के साथ प्रयागराज में मीटिंग भी की है और फिर वहाँ पर गंगा में डुबकी भी लगाया है। वैसे ही आप जो है वो करके दिखा दीजिए, गंगा यमुना के संगम में हम कह लें। अब अरविंद केजरीवाल बड़ा ही धूर्त आदमी है और उसको इस तरीके से टैकल करना कि उसके पास कोई जवाब ही ना सूझे, ये काम योगी आदित्यनाथ ही कर सकते हैं। और दूसरी बात, योगी की एंट्री का ये प्रभाव हुआ है दिल्ली में कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच पर्दे के पीछे जो है अब सेटिंग गेटिंग वाली चीजें जो है वो चालू होने लगी है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति ठंड के दिनों में, भीषण शीतलहर के दिनों में कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक हाफ टी-शर्ट में घूमता है, उस व्यक्ति की अचानक से ठंड के कारण तबीयत खराब हो जाती है। कल तक तो आप दाद दे रहे थे उसकी स्टैमिना की, कल तक तो आप उसके सिक्स पैक एब्स दिखा रहे थे, कल तक तो आप उसकी इम्यूनिटी के गुण गा रहे थे और अचानक से आज ये कैसे हो जाता है कि 3-3 रैलियाँ उस व्यक्ति की अचानक से रद्द की जाती है और कांग्रेसी नाच रहे हैं। क्यों नाच रहे हैं भाई? 2 कारण हो सकता है, या तो वो नाच रहे हैं। पहला, या तो ये लगता है कि राहुल गांधी नहीं आ रहे हैं तब तो हमारी वोट प्रतिशत जो है वो बढ़ेगी, क्योंकि राहुल गांधी तो भाजपा के विचारक हैं। तो ये चीज़ ये समझते होंगे मन ही मन, रागिनी नायक वगैरह ये सबको देख रहा हूँ कि मैं डांस कर रहे हैं। दूसरा कारण नाचने का ये हो सकता है कि चल भई अब कांग्रेस जो है वो दिल्ली चुनाव में सिख और मुस्लिम वोट नहीं काटेगी, तो आम आदमी पार्टी जो है वो जीतेगी, वो अलग बात है, लेकिन भाजपा कम से कम जो है वो हार जाएगी। तो ये सोच के भी वो नाच रहे हो सकते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अभी 3-4 दिन पहले ही जो व्यक्ति दिल्ली से ट्रैवल करके पटना जा सकता है, लालू यादव के पास चिवड़ा और हरा वाला चना खा सकता है बिहार में, तो वो व्यक्ति अचानक से उसके स्वास्थ्य को ऐसा क्या हो गया, टी-शर्ट पहन के भरी ठंडी में यात्रा निकालने वाला व्यक्ति, कि दिल्ली में रैली के लिए उसके पास समय नहीं है। तो ये समझ लीजिए कि योगी आदित्यनाथ की दिल्ली में एंट्री से जो है, ये बदलाव एक तरीके से आ गया है। यानी कह लें कि राजनीतिक ही नहीं, शारीरिक इम्यूनिटी भी जो है वो भी गड़बड़ाने लगी है। मतलब बड़े-बड़े नेताओं की। और उन्होंने जिस तरीके से ललकारा है अरविंद केजरीवाल को, इससे पहले योगी की एंट्री से पहले यहाँ चुनाव की घोषणा जब हुई है, उसके बाद से प्रधानमंत्री की भी रैली यहाँ पर नहीं हुई है। प्रधानमंत्री की रैली वो पहले हुई थी, जो उन्होंने नारा दिया था कि आपदा को हटाओ, तो उस समय चुनाव की तारीखें जो हैं वो नहीं आई थी। आज भी जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, केंद्रीय गृह मंत्री जो हैं अमित शाह, वो भी रैलियाँ कर रहे हैं लगातार यहाँ पर दिल्ली में। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब दिल्ली का माहौल वैसा हो गया है कि अगर भाजपा हारती है तो ये भाजपा अपनी गलती से हारेगी। इसका मतलब कि आप अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो आक्रोश है उसको कैप्चर नहीं कर पाए, उसको अपने पक्ष में जो है नहीं भुना पाए। क्योंकि मैं अक्सर जो है सो कि गरीब पत्रकारों की तरह मैं भी ऑटो में ट्रैवल करता हूँ अक्सर। अब वो जो कैब वाले जो पत्रकार होते हैं वो अलग होते हैं, जो फिर सोशल मीडिया पे कहानी सुनाते हैं कि उनके ड्राइवर ने क्या बताया। तो मैं जो है सो कि ऑटो में ही ट्रैवल करता हूँ। तो यहाँ पे हम्म। दिल्ली में ग्रामीण टैक्सी करके चलती है। ग्रामीण टैक्सी वो अच्छा। 10 रुपए में आपको मेट्रो स्टेशनों तक पहुँचाती है। तो उसके एक ड्राइवर से मेरी बात हो रही थी, मैं आगे बैठा हुआ था, तो मैंने पूछा क्या स्थिति है यहाँ पर? तो आगे उसने देखा कि किसी ने लगा रखा था कि फिर आएँगे केजरीवाल ऐसा करके। वो वहीं पे माँ-बहन की गाली देने लगा सामने वाले को, और ऐसी-ऐसी गालियाँ जिसे मैं कह भी नहीं सकता, दोहरा भी नहीं सकता। तो उसने खूब गाली दी, बोला कि अरे भई ये तो फ्री में क्या दे रहा है?
ये फ्री में बोल रहा है कि मैं ये चीजें दे रहा हूँ लोगों को, उससे ज्यादा तो ये पॉकेट से निकाल ले रहा है हमारे, और उससे दोगुना तिगुना निकाल ले रहा है। वो एक गरीब ऑटो वाला वो भी जान रहा है कि अरविंद केजरीवाल कितना बड़ा धूर्त है कि वो पॉकेट से निकाल ले रहा है इनके पैसे। अब ये भाजपा के ऊपर है कि आप इस चीज को कैसे जो है सो कि कैश करते हो, कैसे इस आक्रोश को अपने पक्ष में वोटों में तब्दील करते हो। क्योंकि दिल्ली में जो टॉप 3 नेता हैं इनके, एक कह लीजिए अरविंद केजरीवाल, एक मनीष सिसोदिया और एक अतिशी कह लें, ये तीनों ही आज हार की कगार पे खड़े हैं। स्थिति ये हो गई है। और अब तो मैं सुन रहा हूँ कि पंजाब और दिल्ली का जो आम आदमी पार्टी का विंग है, इन दोनों में भी कुछ खटपट हो रही है। 60 पुलिसकर्मी इन्होंने तैनात कर रखे थे पंजाब से अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा में। न अरविंद केजरीवाल पंजाब के हैं, न उनके माँ बाप पंजाब के थे, न उनके दादा दादी पंजाब के थे, न उनका परिवार पंजाब से पलायन करके आया। फिर ये पंजाब वाले क्यों अरविंद केजरीवाल को वो जेट, वो क्या कहते हैं, प्राइवेट जेट और 60-60 सुरक्षाकर्मी दे रखे थे, ये सोच से परे है बात। अब उन्होंने वो हटा लिया है, वो जो सुरक्षा व्यवस्था है। अब तो दिल्ली पुलिस इलेक्शन कमीशन के कहने से हटाया है ना? जी हाँ, चुनाव आयोग के कहने से हटाया है, वो उनपे डंडा पड़ा है तो। लेकिन इसमें भी है कि भगवंत मान भी तो कहीं, क्योंकि जब-जब अरविंद केजरीवाल कमज़ोर होते हैं, तब-तब भगवंत मान के शरीर के भीतर एक ख़ास किस्म के हार्मोन्स उछाल मारने लगते हैं। तो ये ऐसा इससे पहले भी देखा जाता रहा है। अब फिर से शायद लग रहा हो भगवंत मान को कि अरविंद केजरीवाल कमज़ोर हो रहे हैं, तो शायद मैं कुछ कर सकता हूँ। तो ये वाला सीन दिल्ली में पूरा चल रहा है। तो कहने का मतलब कि आक्रोश है ज़मीन पे, आक्रोश पूरा है, भाजपा के ऊपर अब सारी चीज़ें हैं। अब तक भाजपा ये सोच रही थी कि मुस्लिम और सिख वोट जो हैं, अगर कांग्रेस मजबूती से लड़ती है, जिस तरीके से संदीप दीक्षित हमलावर थे, कि मुस्लिम और सिख वोट जो हैं वो बँटेंगे और उसका फ़ायदा ये होगा कि आम आदमी पार्टी का वोट प्रतिशत जो है वो कम होगा। लेकिन कांग्रेस के अचानक से अपने हाथ पीछे खींच लेने से एक बार फिर से भाजपा को थोड़ी अपनी रणनीतियों में जो है वो बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि अब फिर से लड़ाई जो है भाजपा बनाम आम आदमी पार्टी ही आकर टिक गई है और कांग्रेस खुद को रेस से समझिए कि बाहर कर रही है। लेकिन बाहर होते-होते भी कांग्रेस, मुझे लग रहा है कि नई दिल्ली की सीट पर तो समीकरण कम से कम बदल ही देगी। जी। गावा जी, ये इन्होंने कहा कि भाई योगी जी के एक महाकुंभ के पूर्व के योगी जी हैं और एक महाकुंभ के बाद के योगी जी हैं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? देखिए, मैं कुंभ पे बाद में आऊंगा, पर मैं अनुपम भाई की बात से मुझे वो बात याद आ गई, मैं भूल जाऊंगा, इसलिए पहले मैं वो बात कर लूं, फिर महाकुंभ पे आते हैं। सर बात यह है कि जी। जब योगी जी को इतने एग्रेसिव तरीके से दिल्ली में उतारा गया, तो मैं एक प्रोग्राम पे बैठा था, मैंने कल परसों की बात है, मैंने वहां एक बात कही थी और उस बात को मैं मुझे अभी भी लग रहा है कि योगी जी के आने से निश्चित रूप से भाजपा के वोटर्स में उत्साह का संचार होगा, वो पोलराइज होंगे। इसका काउंटर पोलराइजेशन में कहीं भाजपा को नुकसान ना हो जाए और आम आदमी पार्टी को फायदा ना हो जाए कि जो मुस्लिम और सिख मतदाता जो शायद दिग्भ्रमित था या आम आदमी पार्टी को छोड़ के कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होने का मन बना रहा था, कहीं वो वापस आम आदमी पार्टी में ही न चला जाए। और हिंदू तो पोलराइज होगा, हिंदू कंसोलिडेट होगा, इसकी प्रतिक्रिया में मुस्लिम कंसोलिडेशन वापस आम आदमी पार्टी के अगर पक्ष में हो जाता है। अच्छा, दूसरी चीज, जिस तरीके से कांग्रेस पिछले 12-13 सालों से दिल्ली में सरेंडर करती आई है आम आदमी के सामने, और हम लोग ये डिस्कस तो करते हैं कि नहीं राहुल गांधी को अक्ल आ गई है कि अब जो है अपना बलिदान दे के वो मोदी को नहीं रोकेंगे, मोदी तो आते हैं तो आ जाए बेशक, हम जो है। सर ये राहुल गांधी में इतनी योग्यता है ही नहीं कि वो संकट के समय जो है अपनी पार्टी को, इस गड्ढे में गिरी हुई पार्टी को, देखिए जो ड्राइवर्स होते हैं, मैं ना वो ऑफ रोड राइडिंग ड्राइविंग जो होती है, तो
नेशनल हाईवे पे, एक्सप्रेसवे पे तो कोई भी गाड़ी चला लेता है। आदमी की स्किल तो असली तब पता लगती है जब कठिन रास्तों पे, कीचड़, दलदल, मिट्टी, उबड़ खाबड़, पहाड़, गलियों में। इस पे जब गाड़ी चलाते हैं तब ना आपकी ड्राइविंग स्किल पता लगती है। सर, राहुल गांधी या गांधी परिवार, सिर्फ राहुल गांधी नहीं, गांधी परिवार, ये है एक्सप्रेसवे का ड्राइवर। कोई था नहीं है। नेहरू के जमाने में जो लोग थे उनको गांधी जी निपटा दिया करते थे, तो नेहरू के लिए एकदम क्लीन रोड गांधी जी बना के दिया करते थे। कोई पार्टी थी नहीं, तूती बोलती थी कांग्रेस की, विपक्ष नाम की चीज नहीं थी, तो गांधी परिवार जो है उनकी बल्ले बल्ले होती रही। जैसे ही सामने एक मजबूत आदमी आया और इस गांधी परिवार की सारी पोल खुल गई। अच्छा, दूसरी चीज है, मैं इधर एक बड़ा मजेदार स्टोरी सुनाया करता हूं कि ये पुराने जमाने में जो ये बर्फ से ढका हुआ आर्कटिक और एंटार्कटिक रीजन होता था, इसमें स्लेव चला करती थी। जो हमारे एक्सप्लोरर्स होते थे, जब वहां गोल्ड रश चल रहा था अलास्का साइड में, तो वो कुत्ते जो है गाड़ियों को खींच के ले जाते थे। उसकी बड़ी अच्छी अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज अभी भी आपको नेशनल ज्योग्राफिक चैनल और डिस्कवरी पे देखने को मिलती हैं। तो सर, वो जो डॉग्स की ना एक जो स्ले होती है, उसके आगे डॉग्स को खड़ा किया जाता है, तो सबसे आगे जो लीडर आती है ना वो क्रिसमस सॉन्ग में, जिंगल बेल। हाँ, तो सर उसमें स्ले ही तो सबसे आती है। आगे जो है ना वो लीडर ऑफ द पैक होता है, उसके पीछे दो दो करके डॉग्स खड़े होते हैं। तो सबसे आगे कौन खड़ा होगा या कौन सा डॉग कहां खड़ा होगा, ये मालिक डिसाइड नहीं करता। और जो जो डॉग्स का जो पैक होता है ना, इनमें आपस में 24 घंटे एक लड़ाई चलती है आगे जाने के लिए। तो वो लड़ाई तगड़ा कौन है, इसका फैसला रात में होता है, टेंट में। भाई सारा दिन यात्रा की, शाम को टेंट लगा दिया, उसमें खिला पिला के कुत्तों को जब सुला दिया गया, फिर वो आपस में लड़ते हैं और एक दूसरे से प्रभुत्व, मैं तगड़ा हूं तेरे से, और वहां बाकायदा कुश्ती होती है। जो छाती पे चढ़ जाता है वो अगले दिन उसके आगे खड़ा होता है, और एक दिन वो सबसे आगे चला जाता है। पर सबसे आगे भी उसकी वो पोजीशन तभी तक सुरक्षित है जब तक वो तगड़ा है। रोज शाम को आपको प्रूव करना पड़ता है कि मैं तगड़ा हूं, मैं आगे खड़ा हूंगा। तो मालिक चाह के भी किसी कमजोर को आगे खड़ा नहीं कर सकता। सर ये मैं सारी जिंदगी टीचर रहा हूं, तो मैं ना डॉग साइकोलॉजी और ह्यूमन साइकोलॉजी आर एक्सट्रीमली सिमिलर। सर बीजेपी में यही खासियत है कि बीजेपी में बाप या मां अपने बेटे को सबसे आगे नहीं खड़ा कर सकती। कोई मां और बाप नहीं है। जो संगठन में अपनी ताकत दिखाएगा वो आगे आएगा, आप रोक नहीं सकते उसे। तो सर यहां पे हैं मोदी और योगी जैसे लोग, जो अपनी काबिलियत, अपनी ताकत के बल पे, अपनी हिम्मत के बल पे, अपने कलेजे के बल पे आगे आते हैं और फ्रंट से आके लीड करते हैं। इनका मुकाबला किन लोगों से है? राहुल गांधी जैसे, जिनको उनकी मां ने या उनके बाप ने सबसे आगे बैठा दिया है, पार्टी का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया है। तो सर ऐसे लोग कहां मोदी योगी के सामने टिक पाएंगे? तो भाजपा में भी मुझे लगता है कि वो सबसे तगड़ा कौन, सबसे, और सर ये बड़ी नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है और ये होनी चाहिए लाइफ में। अपने पौरुष के बल पे, अपने पुरुषार्थ के बल पे तगड़ा होके सबसे आगे आना, अपने कौशल, अपने हिम्मत। फिर भाजपा में वो सिस्टम आज भी है। तो सर जी, योगी जी जो है ना, वो उसी सिस्टम के प्रोडक्ट है। अब आ जाते हैं सर महाकुंभ पे। तो जब योगी जी को सीएम बनाया गया था ना, तो मैं खुद आई वॉज वेरी स्केप्टिकल।
मैं खुद बड़ा मतलब मुझे लगता था कि यार कहीं ये, सबसे पहले तो हमें डाउट था योगी जी के बारे में कि ये कहीं लूज कैनन तो नहीं निकल जाएंगे, पहला नंबर, क्योंकि संघ वाली ट्रेनिंग नहीं थी है। नंबर 2 था कि प्रशासनिक अनुभव, और बीजेपी ने एक समझदारी की कि पहले 3 साल इनको बहुत बांध के रखा, इनके बहुत सारे स्पीड गवर्नर्स लगा रखे थे और चेक्स एंड बैलेंसेस थे, उसका फायदा हुआ है सर, सही पूछा जाए। लोग उसकी आलोचना करते थे कि योगी जी को काम नहीं करने दिया जाता, पर बीजेपी लीडरशिप और आरएसएस की लीडरशिप ने समझदारी की। आज जो उसी ट्रेनिंग का नतीजा है, वो पहले 3 साल जो संभाल के चलाया ना योगी जी को, नहीं तो पहले 3 साल में डिरेल कर देते। अगर पहले 3 साल गाड़ी को थोड़ा सा लगाम खींच के जो रखी, अब 2024 के 6 जून के बाद योगी जी ने कहा तुम लगाम छोड़ो, अब गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। तो सर प्रशासनिक कौशल तो मानना पड़ेगा कि महाकुंभ में जो योगी जी का जो योगी जी एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, योगी जी के बारे में एक और कहा जाता है वो लखनऊ में कि योगी जी से जो है ब्यूरोक्रेसी नहीं कंट्रोल होती, नहीं संभाल पाते हैं या जो भी है, पर मुझे ऐसा लगता नहीं है। क्यों? क्योंकि सर कुंभ जैसा इतना, कुंभ की एक सबसे बड़ी बात है ना कि कुंभ को पूरा मेला सजाने के लिए टाइम नहीं होता, बहुत ही टाइट शेड्यूल में अक्टूबर तक तो पानी भरा रहता है वहां पूरे मिनट मेला कीमती क्षेत्र में। होता है, और गलती की कोई गुंजाइश है नहीं। अच्छा, हर साल मेले का साइज दुगना हो जाता है। जो आजम खान ने मेला लगाया था 2013 में, उसकी लोग बताते हैं कि मैंने कहा यार उसका तो 4 गुना, बोला भाई साहब 6 गुना, आजम खान के मेले का 6 गुना मेला है आज मेला क्षेत्र। तो सर महाकुंभ आप देख लीजिएगा, महाकुंभ योगी जी अपने स्टार जैसे कंधे पे स्टार नहीं होता है, महाकुंभ जो है योगी की सबसे बड़ी प्रशासनिक सफलता के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा जी। और ये दिखा भी एक तरीके से, जैसे वो जो जब महाकुंभ में आग लगने की ही जो घटना हुई, तो कई ऐसे तत्व हमारे देश में ही बैठे हुए हैं जो ये चाह रहे थे कहीं से एक छोटी सी माचिस की तीली भी कहीं भड़क जाए और हम उसको जो है बात का बतंगड़ बना सके। लेकिन मात्र 4 मिनट के भीतर कैसे वहां पे फायर ब्रिगेड, पुलिस प्रशासन तीनों पहुंच जाते हैं और 10 मिनट के भीतर ही आग बुझा ली जाती है। और अब तो गीता प्रेस ने ये भी बता दिया है कि हमारी तो किताबें भी नहीं जली है, कि जो बताया जा रहा है कि 1 लाख किताब जल गए, इतने जल गए, उतने जल गए, ये भी ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। तो मुझे लगता है महाकुंभ की अभी डॉक्यूमेंट्री भी मैं देख रहा था, शूट हो रही है, ड्रोन वगैरह लेके कुछ फ़िल्म मेकर्स वहाँ पे गए हैं। तो ये भी अध्ययन का विषय होना चाहिए कि आखिर कैसे जो है सो कि इतनी बड़ी घटना को टाल दिया गया, एक बड़े हादसे को टाल दिया गया और किस तरह पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा वहाँ पे और खुद मुख्यमंत्री वहाँ पे पहुँच जाते हैं। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री खुद मौके पर पहुँच के और पूरा मुआयना करते, तो इससे अधिकारियों में भी एक डर बना रहता है कि जो मुखिया है वो खुद यहाँ पर आ जाएगा, तो फिर उनके ऊपर एक दबाव रहता है एक किस्म का कि हाँ भाई हमें व्यवस्था सुचारू और सही रखनी है, क्योंकि उसे भी पता है कि जो राज्य का मुखिया है उसकी प्रतिष्ठा का विषय है, उसने बना लिया है इसको अपनी प्रतिष्ठा का विषय, तो हमें भी उसी अनुरूप जो है वो कार्य करना है। तो मुझे लगता है महाकुंभ में ये चीज़ बहुत अच्छे से चल रही है। हाँ, वो तो सही बात है। और इसीलिए योगी जी जो हैं वो टॉन्ट कर पाते हैं, कहते हैं कि जरा तुम भी जरा जमुना में थोड़ा-सा डुबकी लगा के बता दो। हमने तो डुबकी भी लगा ली संगम में और आचमन भी कर लिया, तुम जरा करके दिखाओ। आज उस पे जी। अखिलेश बाबू बोले कि जरा मथुरा में दिखाइए साहब, मतलब अखिलेश बाबू वाक़ई जो है वो पूरी तरह से आउट हो गए। तो लगता है राहुल कि गांधी यहाँ मोड थोड़ी में जा बहुत रहे भी हैं। हैं? राहुल गांधी मोड में जा रहे हैं ये। हाँ, कुछ-कुछ ऐसा ही लग रहा है। राहुल गांधी मोड में चले जा रहे हैं वो। नहीं सर, क्या अखिलेश ने बयान क्या दिया, मैं फॉलो नहीं कर पाया। अखिलेश यादव ने अ, कहा कि जो लोग प्रयागराज में वो डुबकी लगा रहे हैं, वो लोग थोड़ा मथुरा में आके यमुना जी में डुबकी लगा लें।
लेकिन वो ये हाँ भूल गए कि यमुना में तो दिल्ली वाला ही कचरा जाता है वहां पे मथुरा में, और एनसीआर के बगल में है मथुरा एक तरीके से। मैं सर संजय सर, मैं आपको बताऊं, आज से 3-4 दिन पहले मेरे मित्र हैं संदीप आर के सिंह जी, अक्सर मेरे चैनल पे आते हैं, प्रारंभ हाँ जो आते हैं ना। चैनल हाँ। जी, वो ही इज एन एक्सपर्ट इन वाटर मैनेजमेंट, वाटर वेस्ट मैनेजमेंट, वो उसी फील्ड के आदमी हैं। उन्होंने मेरे साथ एक लाइव प्रोग्राम किया था, वो बता रहे थे कि सर इतने जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं यमुना और गंगा में पानी को वापस, बहते हुए पानी को क्लीन करने के लिए और उसको उसको ऑक्सीजनेट करने के लिए, और उसके अंदर जो एरिएटर्स डाले गए हैं पूरी यमुना में और पूरी गंगा में, और जो ये यमुना जी और गंगा जी संगम पे इतनी साफ दिखाई दे रही हैं, इसके लिए बहुत बड़ा खर्च और बहुत बड़ी व्यवस्था की गई है। मैं तो कहूंगा कि वो संदीप भाई जैसे लोगों को ना, वो बिकॉज मैं तो उतना बता नहीं पा रहा हूं, उन्होंने तो पूरा डिटेल में बताया है कि कैसे कैसे जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसमें किस तरीके से ऑक्सीजनेट किया जाता है पानी को, और पानी को वहां पे बहते हुए पानी को नीचे मशीनें डाल के गोल गोल घुमाया जाता है, उससे जो वो जो जो, जो जहरीले पदार्थ है और जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो कैसे ब्रेक होते हैं। तो सर ये जो अखिलेश यादव ने जो कहा कि मथुरा में नहा के दिखाओ, सर अखिलेश जी जो बयान देने से पहले ना, मुझे लगता है किसी किस्म की एक तो कोई तैयारी नहीं करते, इनका होमवर्क नहीं होता बिल्कुल, और ना उनकी, अच्छा ये लोग अपनी मैंने तो टीम में सुना है वो ऐसे लक्ष्मण लोगों यादव को लिखता है रखते भी नहीं। इनकी सारी पोस्ट। एक वो लक्ष्मण यादव है, उसको हाँ आउटसोर्स कर रखा है, वो ये उल्टी पुल्टी बातें लिखता रहता है। वो पे आउट के हिसाब से सोचता है ना कि पे आउट कितना आएगा, वो वोट के हिसाब से नहीं सोचता है कि वोट कितना आएगा। या वोट कितना कटेगा। हाँ, या कितना। सर ऐसे लोगों में कमी है ना सर। सर जौहरी न हीरे की पहचान करेगा, ये अपनी बेहतरीन टीम भी नहीं बना सकते, क्योंकि टीम भी इनकी भाई भतीजावाद और सिफारिशी ही होती है पूरी की पूरी। तो आज अखिलेश यादव के पास ऐसी कोई टीम नहीं है जो उनको सही गाइड कर सके कि नहीं जी ये मुद्दा नहीं, ये मुद्दा उठाओ, ये बयान नहीं, ये बयान दो। तो वो मथुरा वाला जो बयान दिया था, इट वॉज इन वेरी बैड टेस्ट, और इसका मतलब उनको जानकारी ही नहीं थी कि वो कह क्या रहे हैं। उनको ये पता नहीं था कि वो ऐसा बयान देके खुद केजरीवाल को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। और आप देखिए ना, जब योगी जी ने ये बयान दिया कि भैया तुम भी अपनी कैबिनेट के साथ यमुना में नहाओ, तो वो बहकी बहकी बातें करने लग गया कि हमने स्कूल बनवाए, हमने ये बनवाए, हमने अस्पताल बनवाए, हमने मोहल्ला क्लिनिक बनवाए। अरे भैया सवाल तो तुम्हारी यमुना जी पे है ना, तो यमुना जी पे जवाब दो ना कि यमुना क्यों साफ नहीं हुई। कल तक तो तुम कह रहे थे कि यमुना से वोट नहीं मिलते, यमुना साफ करने का मुझे क्या फायदा है, मुझे वोट नहीं मिलते वहां से, ये उसका स्टैंड है। बिल्कुल और सही। सर मैं अभी आप लोग कह रहे थे कि पंजाब ने जो है सिक्योरिटी वापस ले ली। सर पंजाब में चर्चा यह है कि इस वक्त आम आदमी पार्टी में मुख्यतः 3 धड़े चल रहे हैं। अब 3 है कि 3.5 है कि 4 है, अभी ये क्लियर नहीं है, क्योंकि एक धड़ा तो ऐसा होता है कि ये खुद ही झाड़ झंखाड़ तो केजरीवाल खुद ही निकालता रहता है, बड़े बड़े नेता जो भी है इसके पार्टी में निकलते रहते हैं जैसे, और पीट के भगाता है, ऐसे नहीं भगाता कभी भी अपनी, इनकी पार्टी का जब भी नेता इसकी पार्टी से जाएगा तो वो पिट के जाता है, जैसे अभी स्वाति मालीवाल के साथ हुआ। सर पंजाब में संजय सिंह और भगवंत मान गुट ने कब्जा कर लिया है, हाँ। और उसके पीछे जो मेन रोल है वो संजय सिंह का है। तो पंजाब में इस वक्त केजरीवाल की बिल्कुल दाल गल नहीं रही है। दिल्ली में आतिशी गुट जो है वो आपके मिस्टर हैंडसम हंक जो है
सिसोदिया मनीष के सिसोदिया जी संरक्षण का में। गुट है वो। तो अब तो सच पूछा जाए तो इस वक्त सबसे कमजोर स्थिति में आम आदमी पार्टी में सबसे कमजोर स्थिति खुद केजरीवाल की है। और केजरीवाल की सबसे बड़ी समस्या उसको ये लग रही है कि कहीं उसके साथ उसकी पार्टी वाले ही यही संजय सिंह और मनीष सिसोदिया ही भितरघात न कर दे, आतिशी मार लेना तो मिलके। मनीष सिसोदिया को तो वो हरवा देगा, आतिशी को भी हरवा देगा। नहीं तो ये मनीष सिसोदिया और आतिशी मिलके इसको हरवा देंगे। वो दोनों भी इंतजार में है जो कि दिल्ली ये में हार जो जाए। वो भी जो दिल्ली इंतजार में में जो है कि चर्चा ये हार चल रही जाए। है ना कि ये तीनों चुनाव हार सकते हैं, इट इज वेरी हम्म रियलिस्टिक। और इनको ये आपस हम्म में एक दूसरे को हरवा देंगे, भाजपा को मेहनत नहीं जी करनी पड़ेगी। हाँ, बशर्ते कि ये तो बात राहुल जी सही है। क्या करते हैं। वही अनुपम वाली बात एकदम सही है। और मैं तो 10 साल से कह रहा हूं कि भैया हाँ। बीजेपी जीतेगी या हारेगी या दिल्ली में क्या होगा, ये तो राहुल जी डिसाइड करते हैं। अभी तक 4% वोट था, हो सकता है 1% पे ले आए अपनी पार्टी को। भाई 1% तो ना हो कर पाएंगे, वो थोड़ा थोड़ा तो ऐसे मिल ही जाता है। वो क्या है, कुछ सिंबल का वोट होता है, वो आंख मूंद के पड़ जाता है, तो 4% तो रहेगा। लेकिन अब उसमें तो क्या करें। देखिए लोकसभा में सारे साथ साथ लड़े थे, फिर भी तो भाजपा तो 55% वोट ले आई थी। वक्त वाला क्या मामला करते। भी एंड टाइम पे जिंदा हो रहा है। अच्छा, ये वक्फ वाले में आपने अच्छी बात की, क्योंकि वक्फ वाले का जो है वो जी जी वक्फ वाले मामले के जिंदा होने के पीछे मैं थोड़ा अपनी तरफ से ऑब्जर्वेशन दे दूं, फिर आप लोगों की राय लूंगा। जी 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 एक तो ये है कि योगी जी ने एक नया रास्ता निकाल दिया उसमें, और उन्होंने जो वक्फ के रूल्स हैं उसके सेक्शन 109 जो वक्फ एक्ट के है उसके अंतर्गत स्टेट्स को पावर है कि वो रूल्स बनाए। तो उन्होंने रूल्स जो है उसमें चेंज करके और इस तरह से बना दिए कि वो सारी जमीन वैसे ही ले लेंगे, आप अमेंडमेंट करो या ना करो। तो इसलिए जो है जिसको उन्हें प्रेजेंट करना था, उनको टाइम मिला था बजट सेशन के एंड तक, तो वो तो अभी 2 महीने हैं उसमें बजट सेशन के एंड होने में, तो अप्रैल के एंड में जाके एंड होता है। बजाय उसको करने के अचानक से जो तीव्रता आई है, कहीं इसके पीछे ये कारण तो नहीं है कि साहब के हम करें या ना करें, योगी जी तो इसको निकाल ले जाएंगे पहले ही, तो फिर हमको फिर उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। एक कारण तो ये है, और दूसरा साधारण सा कारण है कि भाई दिल्ली इलेक्शन के लिए कुछ कर लें, जो कि ब्लेम डाला जा रहा है ओवैसी और ये आपका कल्याण बनर्जी वगैरह कह रहे हैं। क्या विचार है? जी। मैं बोल लूँ इस पर थोड़ा सा पहले कि हाँ बोल। मुझे जहाँ तक लग रहा है वह पिछली वैसे बार बाबा जी को जल्दी जाना है थोड़ा, तो पहले बाबा जी को बोलने दें। जी जी हाँ हाँ हाँ, बाबा रामदास पहले बोले। सर हमारे यहाँ पूर्वांचल में एक कहावत कही जाती है कि कोई भी काम कराना हो तो कट्टा सटा के करा लिया जाता है। कट्टा सटा के कुछ भी कहीं भी साइन करा लो कुछ है। सर बात यह है कि संभल वैसे में अनुपम अनुपम जी भी गाजीपुर से ज्यादा दूर के नहीं है। जी तो सर तो ये क्या आपका पूर्वी चंपारण है पश्चिमी चंपारण? पूर्वी है। हाँ, जी तो फिर तो क्या मुश्किल नहीं, से 100 किलोमीटर की दूरी। हमारे यहाँ भी दुनाली निकलती है वहाँ भी। अब हाँ तो आम तो ट्रक सर के डर बात से यह बहुत लोगों ने है उसके ऊपर संजय वो सर, पेड़ पौधे रोप दिए हैं। अच्छा। संभल में जो योगी जी को एक बहुत बढ़िया संभल ने रास्ता दिखा दिया कि सर कहां तक बचेंगे ये कौम पूरी की पूरी इलीगल सोर्सेस से, इलीगल मीन्स से, इलीगल चीजों पे ही टिकी हुई है। इनके यहां आपको मालूम है, आज की रिपोर्ट बता रहा हूं, आज 4 मौलवियों पर जोर से लाउड स्पीकर बजाने का मुकदमा दर्ज हुआ है संभल में। और वो जो दूसरा जहां पुलिस हेडक्वार्टर बताते थे आपका, उस जगह का क्या नाम है संभल में? एक तो संभल है, एक वो है चंदौसी है, तीसरी जो जगह है जहां प्रशासनिक अमला रहता है उस जगह का एक नाम है, आप नहीं बताया था मुझे। मुरादाबाद नहीं नहीं नहीं, अच्छा संभल जिले में ही है। वहां पे जिले में। अच्छा 4 मौलवियों के ऊपर आज आज
जोर से माइक बजाने का मुकदमा दर्ज हुआ है। आज संभल में सारी मस्जिदों ने अपनी मर्जी से माइक उतार दिए और सर जमीन इनकी अवैध, बिजली का बिल ये नहीं देते, सारे सारे रूल्स एंड रेगुलेशन ये तोड़ते हैं। तो सर योगी जी ने इतने ज्यादा इनके ऊपर रेगुलेशंस लाद देने हैं, इनको इतनी तरीके से घेर लेंगे कि सर ये योगी के सामने सर्वाइव ही नहीं कर सकते। ये खुद ही अपने इलीगल सारे कागज जमीनें सरेंडर कर देंगे और वक्फ के कब्जे में 90% जमीनें आज या तो सरकारी है या इलीगल तरीके से वक्फ को दी गई हैं, या इन्होंने 78% बोला उन्होंने। हाँ 78%। अच्छा, दूसरी बात है सर 78 के मुकदमे, 78 में जो दंगा हुआ उसके मुकदमों की फाइल खोल दी। तो सर योगी जी ने रास्ता दिखा दिया कि गुंडे बदमाश को कैसे टैकल किया जाता है। गुंडे बदमाश की एक टांग थोड़ी ना होती है, गुंडे बदमाश की 100 टांग होती है, कहीं भी मार दो 2-4 टूट जाएंगी। तो सर ये आपका वक्फ बोर्ड के अलावा योगी जी के पास 100 तरीके हैं इनको सीधा करने के। और सबसे बड़ी खासियत, एक को सीधा करेंगे बाकी सब अपने आप लाइन में खड़े हो जाएंगे, आप देख लीजिएगा। संभल मैंने से तो सुना बड़ी लाइन लगी हुई है घर वापसी के लिए महाकुंभ के अंदर। सर उसको अभी खैर वो तो घर वापसी तो सर उसके अलावा कोई विकल्प ही नहीं है, उसके अलावा मतलब कोई विकल्प नहीं है। लोग जो है वो अचानक इतने प्रेरित हो गए हैं। खासतौर से मैंने सुना आपके क्षेत्र के आसपास से काफी लोगों में सर मैं विचार जाऊंगा, हुआ मेरा है। टाइम हो गया, मुझे अपने लाइव पे जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच, जय श्री राम। बताते तो जाइए आपके क्षेत्र में क्या हो रहा है। सर वो मेरा टाइम हो गया, मैं अगले 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 प्रोग्राम में बताता हूँ आपको। अरे हाँ ना तो कर दीजिए। क्या चीज? हमने सुना आपके क्षेत्र से बहुत सारे लोग जा रहे हैं महाकुंभ में घर वापसी के लिए। मुझे सर अभी इसका कोई फीडबैक है नहीं, एक बार फीडबैक ले लेने दीजिए जरा। चलिए ओके आइए, चलिए हम अनुपम जी के पास चलते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद बाबा रामदास जी। अनुपम जी। जी, ये योगी सरकार, योगी आदित्यनाथ तो तरह तरह के तरीके तो आजमा ही लेते हैं। जैसे कि देखिए कोर्ट ने कहा, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब नए किसी ढांचे का सर्वे नहीं हो सकता है, तो फिर इन्होंने क्या किया, तो फिर कुएं, बावड़ियां, तालाब, नदियां ये सब निकलने लगी। तो इसी तरह वक्फ बोर्ड पर भी इन्होंने अभी वाराणसी में ताजा खबर ये है कि वाराणसी में कि एक सर्वे का आदेश दिया गया है कि सर्वे किया जाए और फिर पता लगाया जाए कि कितनी ज़मीनें हैं सरकार की जो वक़्फ़ ने कब्ज़ा करके रखी हुई हैं। तो ये सर्वे ये देखिए कि कंप्लीट भी लगभग हो गया और फिर पता चला कि लगभग 25% ज़मीन जो है 25% वो सरकारी ज़मीन वक़्फ़ ने कब्ज़ा करके रखी है और उनको पहले छुड़ाया जाएगा, फिर बाकी पे जो है वो स्ट्राइक किया जाएगा। और लखनऊ में ऐसा बताया जा रहा है कि यूपी वो 14,000 हेक्टेयर में से 11,000 कुछ हेक्टेयर जो है वो सरकारी ज़मीन है। अब एक मीटिंग हुई थी मौलवियों के साथ, उसमें योगी सरकार ने कहा कि ये जो बड़ा इमामबाड़ा है और छोटा इमामबाड़ा जो है, ये आपने हमारी ज़मीन को कब्ज़ा करके या सरकारी ज़मीन को कब्ज़ा करके बनाया, ये हमें वापस दीजिए। और मज़ेदार बात ये देखिए कि योगी सरकार की तरफ से मंत्री कौन थे उस बैठक में जो इस रिपोर्ट को पेश कर रहे थे? मंत्री थे ओम प्रकाश राजभर। और उन्होंने कहा मौलवियों से और इमामों से कि ये जो है सो कि वक़्फ़ अपनी जो सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़ा किए हुए हैं, वो खाली कर लें। तो ये रही योगी की बात। और जहाँ तक दिल्ली में जो आपने ठीक कहा कि दिल्ली में दूसरा कारण जो है वो ज़्यादा लगता है, ये जो वक़्फ़ का फिर से जो जिन्न शुरू हो गया है। फिर इससे पहले भी हमने देखा था कि कल्याण बनर्जी ने कैसे ड्रामा किया, वो गिलास-उलास फोड़ लिया था उन्होंने खुद पर ही, और इस बार फिर से जो है सो कि ड्रामा किया जा रहा है और एक दिन के लिए ये सारे विपक्ष वाले निलंबित भी हुए हैं। तो मेरा ये कहना है कि क्या दिल्ली चुनाव से पहले ये भाजपा जो है सो कि जैसे पिछले वीडियो में भी हमने चर्चा की थी एक बार कैसे कि मुद्दा जब तक जीवित रहता है तब तक ही भाजपा को उसका फ़ायदा पहुँचता है। उसे शायद ऐसा लग रहा है कि अब राम मंदिर बन गया तो
उसके नाम पे वोट नहीं पड़े, तो फिर ये वक्फ बोर्ड भी हट जाएगा तो उसके नाम पे वोट पड़ेंगे तो कि नहीं पड़ेंगे, तो हो सकता है ये मुद्दा जिंदा रखने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हों। लेकिन ये देखिए कि ये पूरा हंगामा हुआ किस लिए? आज जो वक्फ बोर्ड में जो जो भी कुछ हुआ है कल, ये सारा का सारा मीरवाइज़ उमर फारूक को यहाँ पर बुलाने के लिए हुआ है। अब मेरा तो ये सबसे पहले पूछना है कि आखिर मीरवाइज़ उमर फारूक तो फिर आप उसको भी बुला लीजिए, फिर पाकिस्तान से हाफिज़ सईद और ज़कीउर रहमान लखवी इन लोगों को भी बुला के वक़्त पे जो है सो की राय ले लीजिए। आपको इसको बुलाने की ज़रूरत कौन है? और जिन लोगों को नहीं पता है उन्हें भी मैं बता दूँ कि ये मीरवाइज़ उमर फारूक है कौन? ये वही व्यक्ति है जिसके शागिर्दों ने डीएसपी अयूब पंडित को मार डाला था। और जामा मस्जिद में अभी हम लोग भले भूल गए होंगे कि 2016 की बात है, तो इंडियन पब्लिक की जो याददाश्त है वो काफ़ी कमज़ोर होती है। अब तो 2025 आ गया तो 9 साल में बहुत कुछ भूल गए होंगे। लेकिन एक पुलिस के जवान को जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान नहीं डीएसपी को पीटा, घसीटा, कपड़े फाड़े, मार डाला गया और अंदर जो है मीरवाइज़ उमर फारूक का जो है वो उनका वो चल तकरीर उसकी जो है मस्जिद में वो चल रही थी और बाहर उसके शागिर्द इस तरह की हरकतों को अंजाम दे रहे थे। और इसी सरकार ने ही उस डीएसपी को उसकी सुरक्षा में जो है तैनात किया था। तो ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर बुला के आप भला संदेश क्या देना देना चाह रहे हैं? सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ। और जिसे पाकिस्तान से फंड प्राप्त होते हैं, ये वही व्यक्ति है। विकीलीक्स में इसके खिलाफ खुलासे हुए हैं भाई कि आईएसआई की फंडिंग से कश्मीर से दुबई तक इसने अकूत संपत्ति की जाँच कर रखी है। तो वक़्फ की संपत्ति से पहले तो आप जिस व्यक्ति को बुला रहे हैं वक़्फ पर राय लेने के लिए, उसकी संपत्ति की तो भाई जाँच कर लीजिए। और ये आदमी जो लंदन में आईसीसी की जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी, उसमें जब पाकिस्तान ने हराया था भारत को, तो इसने जश्न मनाया था। और अभी भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष है मैं बता दूँ रविंदर रैना, वो इसको गद्दार बता चुके हैं। यानी आपकी पार्टी, आप जिस व्यक्ति को गद्दार बताते हैं और फिर उसी व्यक्ति की राय लेने के लिए जो है सो कि आप नीति निर्माण में राय लेने के लिए बुलाते हैं, तो ये कैसा राज है, ये कैसी सत्ता है कि आप पिछले 11 वर्षों से यही कहा जाता है ना कि हिंदुओं की सरकार है। अगर ऐसा है तो फिर आप इनमें और यासीन मलिक को जो प्रधानमंत्री कार्यालय बुला के उससे हाथ मिलाया गया था स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना और 4 वायुसेना के जवानों की हत्या के मामले में, तो फिर आप यासीन मलिक को भी यहाँ पे बुला के उससे भी वक़्त पे राय ले लीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि 11 साल आपके सत्ता में रहने का क्या फ़ायदा है, जब मीरवाइज़ उमर फारूक जैसे लोग यहाँ पर आके वक़्त के सामने तय करेंगे कि क्या होना चाहिए, आपकी नीतियाँ कैसी बननी चाहिए, आपके साथ क्या होना चाहिए। तो मुझे तो ये एक ड्रामा से अधिक कुछ भी नहीं लग रहा है। और तरीका तो वही है जो योगी आदित्यनाथ अपना रहे हैं उत्तर प्रदेश में, आप वो तरीका अपनाइए। सरकार आपके हाथ में है, राजदंड आपके हाथ में है, तो आपके पास 10 उपाय तो ऐसे ही निकल आते हैं और सीएम योगी ने स्पष्ट कह दिया है एकदम कि जो वक़्फ़ ने सरकारी ज़मीनें कब्ज़ा की हैं, उनको वापस छुड़ाकर उस पर गरीबों के लिए उन पर आवास बनाए जाएँगे, शैक्षणिक संस्थान बनाए जाएँगे, जो स्वास्थ्य के लिए अस्पताल है, वो बनाए जाएँगे। तो आप वो तरीका आज़माइए भई। तो मुझे लगता है अभी अमानतुल्लाह खान की भी गुंडागर्दी चल रही है ना 2-3 दिनों से। उसका बेटा जो है पहले नोएडा में भी यूपी में घुस के भी पकड़ा गया था एक पेट्रोल पंप मालिक से गुंडागर्दी में। फिर अमानतुल्लाह खान पहुँचे थे और उसे झापा रसीद कर दिया था। उस कांड में इन दोनों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब उसका बेटा जो है वो फिर से गुंडागर्दी कर रहा है और आज अमानतुल्लाह खान है वो जाके एक पत्रकार को धमकी दे रहा है कि तुझे मैं मार डालूँगा। तो ये जो बाप-बेटे की गुंडागर्दी है, तो इन्हें शायद भाजपा को लगता है कि हम जितना वक़्त के जैसे जो मामले हैं, उनको ज़िंदा करेंगे, जितना उनको कुरेदेंगे, उन्हें ये नहीं पता है कि ये खतरा जो है नासूर बन जाएगा, फिर आपके हाथ से तो ये अभी बाहर निकल रहा है। तो मुझे लगता है योगी मॉडल जो है वही सबसे सटीक है इनसे निपटने का। दिल्ली चुनाव में इससे फ़ायदा क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये मुझे कुछ नहीं पता है क्योंकि ये सारा डिपेंड करता है कि मुसलमान कांग्रेस की तरफ कितना जाता जाता है, आम आदमी पार्टी की तरफ कितना जाता है। लेकिन लोकसभा में यही मुसलमान ओवैसी के लाख ताकत लगाने के बावजूद बिहार जैसे राज्यों में वहाँ के मुस्लिम बहुल इलाकों में भी मन बना लेता है कि हम ओवैसी को वोट नहीं देंगे और भाजपा के खिलाफ जो भी जीतने वाला कैंडिडेट होगा उसे वोट देंगे। तो उस मुसलमान को आखिर आप इतना मूर्ख क्यों समझ रहे हैं कि वो भई वक़्त पे ध्रुवीकरण होगा, तो वो भई गोलबंद नहीं होगा, वो भी भई गोलबंद होगा। और मुझे लगता है कि इन्होंने अभी मैं देख रहा था कि भाजपा उत्साहित हो गई है, मुस्लिम वोट भी इन्हें कुछ चाहिए क्योंकि कुंदरकी में इन्हें जीत मिली है, फिर एक कटेहरी करके विधानसभा क्षेत्र है। कुंदरकी में जो जीत मिली है उसका दिल्ली में कोई इम्पैक्ट नहीं है। कुंदरकी में नहीं, ये दिल्ली जो मिल्कीपुर का मैं बता रहा हूँ। ये मैं बता रहा हूँ मिल्कीपुर से 64-65 किलोमीटर दूर ही एक कटेहरी करके विधानसभा क्षेत्र है।
कटेहरी में इन्हें जो जीत मिली है, तो आज मैं देख रहा हूँ दानिश अंसारी को वहाँ पे उतार दिया गया है। दानिश अंसारी को वहाँ मिल्कीपुर में मुस्लिम वोटों के लिए उतार दिया गया है। तो मुझे लगता है ये इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ है कि कहीं पे इन मुस्लिम हमें वोट दे देंगे और कहीं पे मुस्लिमों के खिलाफ हिंदू जो है उनके डर से ध्रुवीकरण हो जाएगा और हमें फायदा हो जाएगा। तो ये 4 जगह 4 तरह की रणनीति है, ये भी एक तरह से देख लीजिए कि नहीं चलेगी ना। तो मुझे अभी भी वक़्फ़ वाला ये पूरा का पूरा ड्रामा ही लग रहा है और मुझे तो यहाँ तक लग रहा है कि बजट सत्र में भी ये बिहार विधानसभा के तक लगभग खींचेगा ही खींचेगा। क्योंकि बजट सत्र में भी मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है, कुछ भी ऐसे मतलब नज़र नहीं आ रहा है आसार कि वक़्फ़ वाला बिल वहाँ पे पेश होगा या फिर कुछ भी ठोस निर्णय जो है वो लिया जाएगा। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद बिहार वाला आ जाएगा, बिहार तक ये आराम से खींच के ले जाएँगे। जी। ये जो है थोड़ा-थोड़ा मुझे लगता है ना कि ये जो सेंट्रल लीडरशिप है, जो केंद्रीय नेतृत्व है, वो थोड़ा ओवर थिंकिंग करता है। जी। और योगी जी का जो मामला है, वो सीधा और सपाट है। तो जो सीधा सपाट जो मेथड है, वो काम करता है और जो लोग जो हैं वो तरह-तरह के उसमें उम, क्या बोले उसको, तो थियरीज़ बना-बना के अलग-अलग और उसको चलाते हैं, वो मामला चलता नहीं है। यही काम इन्होंने लोकसभा में किया था उत्तर प्रदेश में और फेल हुए थे बुरी तरह से। ओवरथिंकिंग से यो माइग्रेन भी हो जाता है। तो ये ओवर थिंकिंग की समस्या है यहाँ पर। चलिए, तो आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद और अनुपम जी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। बाबा जी को हम धन्यवाद धन्यवाद। पहले ही दे चुके हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय श्री राम। जय श्री